प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में निबंध स्तबक पुस्तक से एक एक निबंध पढ़ रहे थे, इसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, जो थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में पुस्तक है निबंध स्तबक, उसमें संकलित है। अगर इस निबंध का पहला भाग आपने नहीं देखा है तो पहला भाग देखिएगा, ये इसका दूसरा पार्ट है जिसकी चर्चा आज अपन कर रहे हैं। पहले भाग में अपन ने इस निबंध से संबंधित तमाम बातें कर ली है। विद्यानिवास मिश्र जी का परिचय भी देखा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने एक मित्र के साथ, अपने चिरंजीवी और एक शहरी वातावरण में पली बड़ी एक मेहमान लड़की है, जो इनके चिरंजीवी के साथ, अपने मित्र के साथ एक गायन कार्यक्रम में जाती है। रात 9 बजे ये लोग गायन कार्यक्रम में गए हैं, बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने तक उनके आने का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो मिश्र जी की पत्नी जो है वो तरह तरह के प्रश्न जो है मिश्र जी से पूछती है कि बच्चे अभी तक नहीं आए। तो मिश्र जी ये कह के उनको शांत कर देते हैं अपनी पत्नी को कि बारिश रुकने के बाद बच्चे घर आ जाएंगे, ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, मतलब संस्कारित बच्चे हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में उन्हें अपनी दादी और नानी के द्वारा जो बचपन में गीत सुनने को मिलता था, उस गीत की याद आती है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है, सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा है। ऐसी बातें उन्हें याद आती है तो उन्हें चिंता होती है कि राम भीगे तो भीगे पर उसका मुकुट भीगने नहीं पाए। और तो जो मेहमान लड़की इनके चिरंजीवी के साथ संगीत के कार्यक्रम में गई है और देर रात तक जब घर नहीं लौटती है तो उसकी चिंता जो है वो निबंधकार को सताने लगती है, क्योंकि मुकुट जो होता है वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी इज्जत, हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। तो कुछ भी हो जाए, ये परिस्थितियां कैसी भी रहे, अब हमारे सम्मान पे, हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर, ये एक आध्यात्मिक प्रसंग को लेकर ये बात समझाने का निबंधकार इस निबंध के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि मुकुट का यानी सम्मान का या इज्जत का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि निबंधकार ने क्या कहा है। तो अगला पैराग्राफ देखिएगा। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित है। जैसे इनकी संतानें समय पे घर नहीं लौटती है तो इन्हें वो प्रसंग याद आता है माता कौशल्या वाला, कि जब राम वनवास गए थे तो उस दौरान जो है माता कौशल्या के भी मन में तरह तरह के विचार या भाव जो है वो उमड़े हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उसके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। मुकुट का मतलब सम्मान और इज्जत से है कि जो लड़की, मेहमान लड़की है, शहरी परिवेश में पली बड़ी है और जिस जगह पर ये आई है वहां के गली के लड़कों को लेकर कुछ चिंता निबंधकार के मन में होती है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है, पर विराजमान रहा है और राम भीगे तो भीगे पर मुकुट भीगने न पाए, इसकी चिंता हमेशा बनी रहती। यहाँ पर काशी की रामलीला का जिक्र किया जा रहा है कि हर रामलीला के प्रारंभ होने से पहले पूजा किसकी होती है? मुकुट की होती है। मुकुट ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति की जो पहचान है, मनुष्य जो है, मानव की जो पहचान है, वो उसकी इज्जत, उसका सम्मान और उसका अस्तित्व ही है। तो यहाँ मुकुट हमारे सम्मान, हमारे अस्तित्व का प्रतीक बताया गया है। इसीलिए हर रामलीला के शुरू होने से पहले पूजा किसकी होती है? मुकुट की होती है। आगे निबंधकार क्या कहना चाह रहे हैं तो देखिए। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, देखिएगा, सीता भले ही भीग जाए लेकिन सिंदूर भीगने न पाए। सिंदूर से आशय उसके अस्तित्व से, सीता का जो अस्तित्व है, सीता की जो पहचान है, सीता की जो इज्जत है, सम्मान है, वो सारा किस पर निर्भर है? उसके सिंदूर पर, यानी उसके स्वामी पर। तो चिंता व्यक्ति विशेष की नहीं की जा रही है, बल्कि उस व्यक्ति के अस्तित्व, उसके सम्मान की चिंता की जा रही है।
सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए हैं, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी है। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही है, उस आध्यात्मिक प्रसंग से जोड़ते हुए बताया जा रहा है कि वर्तमान में साल रही है। यानी आज भी हमें जो दुख है, जो कष्ट है, वो किसी बात को लेकर होता है, तो वो भी मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर को लेकर। क्योंकि मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर जो है वो हमारे इस अस्तित्व, हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। तो आज वर्तमान में भी हमारी इज्जत जो है वो खतरे में है। या हमारी इज्जत को बरकरार रखने, उसके महत्व को सार्थक सिद्ध करने के लिए हमें भरसक प्रयास करने होंगे। और नारी जो है वो किसी भी घर की क्या है, इज्जत मानी जाती है। और यहाँ जो मेहमान लड़की है वो देर रात तक घर नहीं लौटी है, तो वही इज्जत, उसी सम्मान की चिंता जो है वो निरंतर निबंधकार को हो रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की इसलिए राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसे ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है। क्योंकि जिसका आसरा असाधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावनी की तरह दिन बिताएंगे। यहाँ पर राम के निर्वासन के दौरान भरत का परिचय दिया जा रहा है कि राम जब वनवास गए थे तो भरत ने भी महलों का त्याग कर दिया था, और एक सन्यासी की वेशभूषा में राम जब तक नहीं आए थे वन से, तब तक सन्यासी का जीवन जिया था। तो राम ने तो राज्य त्यागा था, लेकिन भरत ने भी कोई राजभोग या राजपाट का कोई लाभ नहीं लिया था, न ही उसने कोई राजे महाराजे या राजकुमारों की तरफ जीवन जिया था। यानी वे भी उसी तरीके से कष्ट सहन कर रहे थे जिस तरीके से राम वन में कर रहे थे। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। तो सनातन काल से यानी अतीत से हम देखेंगे तो अतीत से मनुष्य जो है वो अपनी इज्जत के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पण करते आया। अपने मान सम्मान के लिए व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देते हुए आया है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है कि राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। यानी परिस्थितियां कैसी भी रहें, लेकिन हमारा मान सम्मान जो है वो सदैव बना रहना चाहिए, उसे कोई आंच या ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने आए। यानी रात्रि कि 9 बजे को वो लोग गए हैं संगीत कार्यक्रम में, और सुबह की 4 बजने आई है, तब तक वो लौटकर नहीं आए। तो निबंधकार जो है वो अपनी चारपाई पे पड़ा यही सारे बातें या विचार उसके दिलो दिमाग में चल रहे होते हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा किसका नाम था? तो जो मेहमान लड़की थी उसका नाम क्या था? कृष्णा। बोली, दरवाजा खोलिए। यानी सुबह 4 बजे हैं, जो लोग रात की 9 बजे गए थे वो सुबह की 4 बजे तो आए हैं, और जब दरवाजे पे दस्तक दी है तो जो निबंधकार है वो सजग हुए हैं। लेकिन चिरंजीवी, उनके जो चिरंजीवी पुत्र हैं वो तो ऊपर नहीं चढ़े हैं, लेकिन आवाज किसकी सुनाई दी है? कृष्णा की। और कृष्णा क्या कहती है? दरवाजा खोलिए। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी यदि कि एक बिजली सी जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो आती है, उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। जो कृष्णा का चिंता हो रही है, एक लड़की है और लड़की देर रात को बाहर है, तो ये जो प्रसंग वो देख रहे हैं तो उनके अंदर सीता का ध्यान हो आता है, सीता का ख्याल आता है। क्योंकि जब एक रात लड़की घर से बाहर है या देरी से घर पहुंच रही है तो इतनी चिंताएं सताने लगती है। तो सीता वनवास के दौरान कितनी रातें बाहर रही है, तो उस माँ की क्या स्थिति रही होगी, उस माँ के क्या मनोभाव रहे होंगे, या उनके मन में कितने तरह तरह के ख्याल आते रहे होंगे। ये सारी बातें जो हैं वो निबंधकार यहाँ मानवीय मन का विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े
आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे पाता जिससे जिंदगी ऊप से कुछ उबर सके। वर्तमान में आप देखें तो चिंताएं जो मनुष्य की है वो दरिद्र अर्थहीन यानी धन की कमी, उदासी, तनाव, इसी सब चिंताओं से मनुष्य मानव मन जो है वो गिरा रहता है। इसलिए जिंदगी जो है वर्तमान में मानव की जिंदगी इन्हीं नकारात्मक भावों से गिरी रहती है, इनसे ऊपर नहीं उठ पाती है। मोरे राम के भिजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम हो ही जाता है, और महीनों की उमड़ी गुमड़ी उदासी बरसने को हो आती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर ताप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। देखिए निबंधकार जो यहाँ बात बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर है, यानी यहाँ इस पैराग्राफ में निबंधकार ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर दृष्टि डाली है। क्योंकि विश्वविद्यालय जीवन कहा जा रहा है तो इसका मतलब हम कौन सी बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है। विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता आज की शिक्षण प्रणाली में भी या विश्वविद्यालयों में कौन सी बात पाई जा रही है, निरस्ता की बात की जा रही है, सूखे मन की बात की जा रही है, और ऊपरी सतह पर सही भीगता नहीं है तो कुछ नम तो हो ही जाता है, और महीनों की उमड़ी गुमड़ी उदासी बरसने को हो आती है। व्यवस्थाएं सारी हैं, हमारे यहाँ योजनाएं बहुत बनती है, योजनाओं का लाभ या जो उस प्रणाली से जिस पीढ़ी को फायदा पहुंचना चाहिए वो केवल कागजों में छिपा रहता है, यथार्थ में कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, जितनी नीतियां बनाई जाती है, उन नीतियों उन योजनाओं का जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई है उन लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन वो लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या या पीड़ा है। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की और उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई। यहाँ बस यही बात की जा रही है कि सारी चीजें सतही लेवल पर नजर जरूर आ रही है, लेकिन उन चीजों का जिसको लाभ पहुंचना चाहिए उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। देखने में सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, लेकिन यथार्थ कुछ और ही होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हमें जैसा जो चीजें नजर आती हैं, जो नीति निर्धारण किया जाता है, लेकिन उनकी क्रियान्विति जो होती है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं जो है, राष्ट्रीय व्यवस्थाएं कहें, सामाजिक व्यवस्थाएं कहें, देश की व्यवस्थाएं कहें, उसमें कहीं न कहीं जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता नजर आता है। आगे क्या कहना चाह रहे हैं, उस घास की महिमा अपरंपार है, उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई रात उस सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमचमाती छवि यात्राओं के लिए बहुत रमणीय स्थिति बन गई। यानी ये जो चमक दमक हमें दिखाई दे रही है ये सिर्फ किसके लिए है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या कहें कि जो योजना नीति निर्धारण हो रहे हैं वो सिर्फ संपन्न लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं। वो निम्न वर्ग, असहाय वर्ग या गरीब वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो निबंधकार जो है ये वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, वर्तमान में मानव जिस तरीके से पीड़ित है या असहाय और गरीब जो है वो और अधिक गरीब और असहाय बनता जा रहा है, उस ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह रात ढकी ही रह जाएगी। यानी देखिए हर तरह के जो कार्य हो रहे हैं चमक, लेकिन रात ढकी ही रह जाएगी। सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा, उथल पुथल मचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में जिसकी स्थिति जैसी है उसकी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। उसके जीवन में उस स्थितियों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर डलती राम में बीतती रात में अनसोए वात्सल्य काह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, बता दो सखी। यानी निबंधकार अंतिम पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है कि राम जो है वो बारिश से बचने के लिए किस ओर मुड़े होंगे, बता दो सखी। यानी वर्तमान में हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और जो परिस्थितियां हैं उनसे बचने के लिए मनुष्य कौन कौन से रास्ते तलाशेगा, ये कुछ नजर नहीं आ रहा। दिखने में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है,
लेकिन जिसको लाभ मिलना चाहिए वास्तव में उसे लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब अधिक गरीब बनता जा रहा है, दुखी अधिक दुखी होता जा रहा है, असहाय अधिक असहाय बनता जा रहा है, और निम्न वर्ग की स्थितियों या उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन या बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कागजों में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन यथार्थ में देखेंगे तो वो परिवर्तन जो नजर आना चाहिए वो परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। अब पता नहीं इन स्थितियों में बदलाव करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे या किस दिशा की ओर हम जाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विद्यानिवास मिश्र जी ने इस आध्यात्मिक प्रसंग के माध्यम से वर्तमान राष्ट्रीय व्यवस्थाओं और सामाजिक स्थितियों के यथार्थ का उद्घाटन किया है कि समाज में विभिन्न वर्ग जो हैं उनकी क्या हालत है और इन स्थितियों में पता नहीं कब परिवर्तन होगा। तो ये आपका जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी ने इन सारी बातों को विश्लेषणात्मक रूप से हमें बताने का प्रयास किया है। तो ये निबंध यहीं पूरा होता है। अगले निबंध की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।